हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसके फर्स्ट पेपर जर्नल साइंस की मैंने वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। पहले कार्य एवं ऊर्जा वाले चैप्टर एनसीईआरटी से कवर करवाया है। अब मैं परमाणु और अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मैं एनसीईआरटी से कवर करवा रही हूँ। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे आरबीएससी और नोट्स को देखेंगे। क्लियर। इसके अलावा मैंने अभी साइकोलॉजी की वीडियो भी बनानी शुरू कर दी है, जो कि पेपर 1 के लिए बहुत यूज़फुल है। फुल नोट्स के साथ जो जो आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू आते हैं वो भी मैंने उसमें बताए हुए हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं उसके आगे का चैप्टर, जो इस वीडियो से लास्ट वीडियो से आगे का है। ये परमाणु क्या होता है। क्या आपने किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा, कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? तो उस विशाल इमारत की जो रचनात्मक इकाई है वो क्या है? केवल एक ईंट है, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ ईंट के द्वारा ही तो आपने उसको बनाया है। किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। आपने देखा होगा ईंट, और जो ईंट लगी हुई होती है वो किससे बनी होती है? रेत के छोटे छोटे कणों से बनी होती है। ठीक है, तो यह रेत का छोटा सा कण होता है। इस प्रकार जो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? एक सबसे छोटा कण परमाणु होती है। अभी तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि परमाणु क्या है? एक द्रव्य का सबसे छोटा कण, जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर सकते हो। क्लियर। परमाणु कितने बड़े होते हैं? अब बात आती है कि भैया आप परमाणु आप बोल रहे हो ये बहुत छोटा कण होता है, तो कितने छोटे होते हैं या कितने बड़े होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाता है तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, इसको आप जरूर याद कर लेना कि परमाणु त्रिज्या को, यदि एक परमाणु की हम त्रिज्या को नापते, मतलब एक छोटा सा गोला सा है, छोटा सा, तो उसको अगर आप मापते हो, उसकी त्रिज्या को देखते हो तो नैनोमीटर में मापा जा सकता है। तो परमाणु त्रिज्या को किस में माप सकते हैं? नैनोमीटर में। और 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाई कितना छोटा है। और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए आपने देखा है कि एक सेब की जो त्रिज्या होती है कितनी होती है? 10⁻⁻1। चींटी 10⁻⁻3। अब चींटी आप देखिए, चींटी कितनी सी लगती है आपको? ठीक है, तो 10⁻⁻3। रेत का कण 10⁻⁻4। तो अब आप सोच लीजिए हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसकी कितनी होती है? 10⁻⁻10। तो सोचिए कितना छोटा सा वो होता है परमाणु। ठीक है, तो जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। अरे भाई, जितने भी आप जो भी पदार्थ देख रहे हो, जो भी द्रव्य देख रहे हो, द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं, जो कुछ भी देख रहे हो किससे बना हुआ है? परमाणुओं से ही बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वो विद्यमान है। प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब यह हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो देखो, जैसे हम किसी के नाम से बुलाते हैं, तो इसी तरीके से भाई बड़े बड़े नाम की जगह इनका एक छोटे छोटे से नाम रख दिए गए हैं, तो वही इसको प्रतीक चिन्ह होता है। डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। डाल्टन ने ही एक प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किसने किया? डाल्टन ने किया। ठीक है,
जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रत्येक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। क्लियर? बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन प्रतीकों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का आपने H बोल दिया, एल्युमिनियम का Al बोल दिया, इस तरीके से वो प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीक, तो ये सब तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से मानी गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। तो यहाँ एक क्वेश्चन याद रख लेना कि कॉपर का जो नाम आया वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? साइप्रस। किससे? साइप्रस से। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था थी जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जिसको IUPAC, IUPAC। क्लियर? एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने हुए होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H, एल्युमिनियम को Al, यानी कि A बड़ा होगा, L छोटा होगा, ना कि Al। इस तरह कोबाल्ट को CO, ना कि CO। तो आपको एक बात बताती हूँ कि एक MCQ PYQ ऐसा भी आया था कि जैसे कि कोबाल्ट है तो उसके दो ऑप्शन दिए गए थे कि CO और C और O। यहाँ दोनों कैपिटल है, यहाँ एक कैपिटल और एक स्मॉल है। ठीक है, तो जब हमें पता नहीं होता, हमें पता है कि कोबाल्ट CO होता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है कि पहला अक्षर तो जो होता है वो आपका कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो राइट ऑप्शन जो था ये था, लेकिन जब किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए तो दोनों ही ऑप्शन हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं CO को, कौन से वाले CO को टिक करके आऊँ। क्लियर? तो ये इतने छोटे छोटे से जो MCQ PYQ बनते हैं, अब आप सोचिए कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। साइंस में 5 में से आप मान के चलिए 3 क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी मिलेंगे, 2 ही में ही थोड़ा गड़बड़ होगा। तो भाई देखो वो तो फिर सबके लिए ही गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। जैसे क्लोरीन में आपने Cl लिख लिया, जिंक में आपने Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे, आयरन का प्रतीक क्या है? Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरम से प्रयुक्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आयरन जो बना है वो कौन से वर्ड से बना है? फेरम से बना है। ठीक है, सोडियम Na, पोटेशियम K, जो कि सोडियम का जो है वो किससे बना हुआ है? वो नेट्रियम से बना हुआ है, और पोटेशियम का जो K है वो केलियम से बना हुआ है। ठीक है, तो लोहे का, आयरन का प्रतीक Fe है जो कि फेरम से लैटिन नाम है। इसलिए सोडियम जो है Na नेट्रियम से बना हुआ है, पोटेशियम K जो केलियम से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम है और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आपके कुछ तत्व हैं और उन तत्वों के आपके प्रतीक हैं जो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, अभी आपको बताया था ना फेरम से, सीसा FPB, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne,
नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। क्लियर? ओके। तो अभी ये सब तो आपको कुछ तत्वों के प्रतीकों के नाम हैं और ये आपको प्रतीक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बनता भी है और आते भी हैं। ठीक है, अब आता है आपका वो है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान की ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। देखो, एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य था, इसलिए हमने रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग से एक सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया है। तो ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है ये हम अभी बताते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का आपने उदाहरण लिया, तो इसमें क्या है बच्चे कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा ये निर्मित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसमें 3 ग्राम कार्बन होती है और 4 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, ये बोल रहे हैं कि यदि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को, जो हमने परमाणु द्रव्यमान की इकाई मानी, वो हमने माना कि एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, तो कार्बन परमाणु को 1 और ऑक्सीजन परमाणु को क्या बोलोगे? 1.33। क्यों? क्योंकि वो कितना था? 4 ग्राम था ना ऑक्सीजन, तो 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU का मतलब था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन आजकल हम इसको क्या बोलते हैं? IUPAC, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना बहुत अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। उन्होंने किसको लिया? ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान को 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। ठीक है, अब क्यों लिया वो समझते हैं। भाई, आपने ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया यौगिक बनाता है, इतना आपको पता है ना। H2O, CO2, तो अधिकतर तत्वों के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, जैसे कि अभी हमने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, कितना भाग लिया इकाई के रूप में? 1/16 भाग लिया। क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है और द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12, तो आपके पास आ गया कि परमाणु द्रव्यमान की किस इकाई को सार्वभौमिक रूप से आपने स्वीकार किया है, तो वो है कार्बन 12। क्लियर? कब? 1961 में। तो ये क्वेश्चन बन गया है। क्या क्या बना है कि 1961 में कार्बन 12 को आपने मानक इकाई के रूप में परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया। क्लियर? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के
एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। तो इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना से याद करना था जो मैंने ये बताया। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई, 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचे गए प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। तो ये सब आपको याद करने की, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितना मैंने ऊपर बताया है वो आपको देखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये अभी हमने पढ़ा वही चीज़ है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में माना जाता है। क्लियर? आपको ये भी याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन है, उसके तो कुछ द्रव्यमान दे रखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं और सारे PYQ देख लूँगी, उसमें अगर आता है तो मैं बता दूंगी कि भाई ये याद करना है, वरना तो याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको हाँ प्रतीक चिन्ह तो याद करने हैं। ठीक है, अब आता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। भैया ये परमाणु तो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये तो वैसे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका अस्तित्व बना रहता है। क्यों बना रहता है? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, यानी कि मिलकर क्या बनाते हैं? अणु और आयन। ठीक है, तो सारे यौगिक अणु से और अणु परमाणु से बनते हैं। जितने भी यौगिक बन रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो वो अणु से बन रहे हैं, और सारे अणु किससे बनते हैं? परमाणु से। तो इसका मतलब सारे द्रव्य किससे बने? परमाणुओं से बने। तो सारे परमाणु अणु आयन बनाते हैं। ये अणु और आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये पोर्शन पूरा हो गया है। अगली वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। अणु क्या है, तत्वों के अणु क्या है, आयन क्या है, ये सब है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। क्योंकि NCERT से मैं पहले कवर करवा रही हूँ, NCERT की एक एक लाइन मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, ताकि देखो आप एक क्लियर सी मैं बात बताती हूँ। आप किसी भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को लेके बैठ जाइए, लेकिन सही मायने में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो जो भी राजस्थान में चल रही बुक्स अगर आप उनको तरीके से पढ़ लोगे ना, तो सारा पेपर उसी में से ही आता है। एक या दो क्वेश्चंस को आप उसके पीछे मत भागिएगा। ठीक है, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक या दो क्वेश्चन भी ये कहाँ से आया, अरे भैया उसको छोड़ दो। आप प्रिपरेशन को ईजिली तरीके से करो, आराम से करो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।